अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया है। जाहिर है बीजेपी की कमजोर कड़ियां जब निकलकर सामने आ रही हैं तो विरोधियों को मौका तो मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। कुर्सी के चक्कर में जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। बीजेपी को डर है कि कहीं 10 की 10 सीट ना हार जाए। कुर्सी का चक्कर, आप समझ रहे हैं ये इशारा कहां किया जा रहा है। और ऐसा नहीं पहली बार अखिलेश यादव बोल रहे हो। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भी इस तरीके की बातें वो बार बार कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच में कोई टसल है, वहां नहीं बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ही जिस तरीके की गुटबाजी है उसे लेकर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। देखिए उनके पास तो ये मौका है। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए अखिलेश यादव को तो एक मौका चाहिए था और मौका इस वक्त है उनके हाथ में। उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, उनके हौसले भी बुलंद है। लेकिन बात जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आती है, इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक लाइन एंड लेंथ ऊपर से बता तो दी गई है, लेकिन क्या वो फॉलो हो रही है? 10 सीटों पर उपचुनाव में कैंडिडेट का सिलेक्शन, ये सबसे बड़ा मुश्किल है, ये चुनौती है। इसके लिए क्या गाइडेंस दी गई है और क्या लक्ष्य रहेगा? अभी आज जो मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है, अलग अलग ग्रुप जो प्रभारी हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनके साथ मुख्यमंत्री की जो बातचीत हुई, उनमें से प्रभारी ने ग्राउंड से जो फीडबैक दिया उसमें उन लोगों ने यही कहा था कि संगठन की स्थानीय स्तर पर यही राय है कि उम्मीदवार किसी पैरवी के आधार पर नहीं मिलने चाहिए, किसी कोटे के आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि जुटाऊ उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। समझा जा सकता है कि ये सलाह अपने आप में कितना बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के कैंडिडेट्स बीजेपी ने दिए थे उसको लेकर संगठन में बहुत ज़्यादा विरोध स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा था। और कई सारी सीटों पर आप बात करें तो सीधे सीधे जो स्थानीय स्तर के संगठन के लोग थे वो ये कह रहे थे कि इस उम्मीदवार के पक्ष में तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उपचुनाव में वो कहानी रिपीट ना हो जाए, इस बात को लेकर सलाह दिया गया है। हालांकि आप देखें तो लोकसभा चुनाव सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। विजय बहादुर पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं इनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके और साथ ही साथ इनके साथी सहयोगी आए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है।
ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। कालिदास में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन अब देखिए अखिलेश यादव, वो टीचर्स की अटेंडेंस को लेकर जो पूरा मसला चल रहा था उसे फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है और ये कहा गया है कि पहले शिक्षक संघ है उनसे चर्चा की जाएगी, एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस होना आवश्यक है क्योंकि ये देश के, इस राज्य के नौनिहालों से जुड़ा हुआ मसला भी तो है। वो बच्चे पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई लिखाई आवश्यक है। टीचर्स रहेंगे तब ना पढ़ेंगे। अब टीचर्स हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये तो डिजिटल अटेंडेंस से ही पता चलेगा, वरना रजिस्टर में जब जिसका मन है तब वो अपने अटेंडेंस मार्क करके चले जाए। लेकिन अखिलेश यादव इसे राजनीति का बिंदु इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि 2 महीने के लिए यह मुद्दा स्थगित कर दिया गया है, ये अटेंडेंस स्थगित कर दी गई है। और वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हर्षवर्धन जी कि ये जो है सब कुछ हुआ है विपक्ष के दबाव की वजह से? देखिए मीनाक्षी, अखिलेश जी को तो ये कहना चाहिए, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी का नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहा है कि नहीं शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगे। इस तरह की अराजकता के पक्ष में वो व्यक्ति खड़ा है और फिर भी उसके पक्ष में इतने लोग खड़े दिखेंगे। लेकिन यहां मसला गड़बड़ हो गया। योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों पर इस तरह से डिगने के लिए नहीं जाने जाते। और मैं फिर से कह रहा हूं, हर व्यक्ति की एक यूएसपी होती है, एक ब्रांड वैल्यू होती है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, अगर कहीं उन्हें लगता है कि किसी फैसले को लेकर हमें थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आप फैसले से पीछे हटते हुए दिखें, यह ठीक नहीं होता। अब चूंकि 2 महीने के लिए फैसला टाल दिया, ठीक है भाई, 2 महीने तक हम करेंगे। ऊपर से आप उसको जिसको कहते हैं ना कि अधिकारियों के जरिए वो लागू करा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें राजनीतिक व्यक्ति को जो होना चाहिए, इससे बढ़िया तो खुद योगी आदित्यनाथ बैठते और उनके सामने शिक्षक संघ कहता कि ठीक है 2 महीने हम ले रहे हैं, 2 महीने के बाद हम इस बारे में कोई मांग नहीं करेंगे। ये करवाना चाहिए था, तब लगता कि हां योगी आदित्यनाथ का शासन है। और चूंकि ये नहीं करवा पाए, अब क्या है, अखिलेश यादव उस गलत निर्णय को, यानी डिजिटल अटेंडेंस न लगे, और उसको वो भावनात्मक मुद्दा बना रहे हैं। अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुलायम सिंह यादव कॉपी खोल के कहते थे कि किताब कॉपी खोल के सब पेपर दे दो, और राजनाथ सिंह का नकल अध्यादेश। अभी विजय जी कह रहे थे कि कुछ लगता है कि कुछ उल्टा वाला इनके ऊपर ज्यादा उल्टा पड़ जाता है, तो लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कह रहा हूं कि उल्टा पड़ता नहीं है। आपकी यूएसपी थी ये, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बात लोग सुनते हैं, आप अपनी बात पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं, उसको सोच लीजिए। बाकी मुझे कोई संकट ऐसा नहीं दिखता है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं दिखती है कि वो बड़े और कड़े फैसले जो देश की बेहतरी और राज्य की बेहतरी के लिए है वो न ले सकें। हम उत्तर प्रदेश के बाद चर्चा अब हरियाणा की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी से क्या निर्दलियों का मोह भंग हो रहा है। ये सवाल इसलिए, नायब सैनी सरकार बनने के बाद 3 निर्दलीय विधायक पहले ही बीजेपी से समर्थन वापस ले चुके हैं और अब चर्चा यह है कि एक और निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। हरियाणा में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा में बीजेपी को झटका लग चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार सीटें आधी कर चुकी है। हरियाणा में आज तक किसी सरकार ने हैट्रिक नहीं लगाई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीवार पर लिखा है, हुड्डा साहब हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल
हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कह कर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। अब मैं क्या बोलूं, देखिए गृह मंत्री अमित शाह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए, आरती जी ये बात कर सकते हैं, आज बड़ा गुस्से में थे, एकदम डांट से रहे थे। हुड्डा जी का नाम तो उन्होंने वैसे ही लिया, एकदम डांट रहे थे। लेकिन मैं तो ये हैरान हूं कि अपने सरकार के 10 साल नहीं, उसके पिछले 10 सालों पे वो जा रहे थे। आरती जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस जोश से वो बोल रहे थे वो एक बड़ा संकेत है कि अपने जितने भी कार्यकर्ता है बीजेपी के आज की डेट में, संगठन के जितने लोग हैं, एक उनका जो मोरल था वो डिमोटिवेट तो लोकसभा के इलेक्शन से हुआ है, और उनको वापस से एनकरेज करना, उनका मोरल बूस्ट करना, उसके लिए जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक तो दावा किया है कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और उन्होंने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि हुड्डा की वजह से हरियाणा जो है वो पिछड़ा रहा, हरियाणा ने कोई भी प्रगति नहीं देखी, और पिछले 10 साल में हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने काफ़ी कुछ दिया है लोगों के लिए। मुझे लगता है ये नैरेटिव सेट करने का एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, ओकेजन था उनके लिए, और उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक एंग्जाइटी भी होगी, क्योंकि किसी भी विधानसभा को खोना बीजेपी के लिए, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अभी बाईपोल्स यूपी में हो, ये धीरे धीरे यही साबित करेगा, अगर ये नहीं जीतते हैं, कि बीजेपी की पकड़ जो ज़मीन पर थी, बहुत लंबे अरसे से थी, वो बहुत कमज़ोर हो रही है, और उसके लिए कोर्स करेक्शन अभी अगर हुआ नहीं तो आगे उनके लिए और भी मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल होम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा ये कोशिश तो की, लेकिन क्या ये वाकई हरियाणा का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इसलिए भी है ना क्योंकि जैसे हम उत्तर प्रदेश में गुटबाजी की बात कर रहे हैं समीर जी, वैसे ही गुटबाजी तो इस वक्त हरियाणा में भी है। अब एक खट्टर नायब सैनी का गुट, एक अनिल विज का गुट, कृष्णपाल गुर्जर गुट, राव इंद्रजीत गुट। हालांकि गुटबाजी ऐसा नहीं है कि दूसरे खेमे में नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें यह तो पता है कि तमाम गुटबाजी के बाद भी जाट जो है हमारे पास इंटैक्ट है, और बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है वो भी हिला हुआ है। देखिए, हरियाणा की चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गंभीर समस्या है विधानसभा चुनाव के लिए। अगर आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे 2019 का और 2024 का, तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में 15% का वोट बैंक टूटा है, और कांग्रेस को 12% ज्यादा वोट बैंक मिला है 2019 की तुलना में 2024 में। अगर आप देखेंगे, दूसरी चिंता भारतीय जनता पार्टी को जो परेशान कर रही है वो यह है कि जो जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जो वोट बैंक कम हुआ है 3%, वो पूरा वोट बैंक जाटों का वो कांग्रेस के साथ चला गया है, वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ नहीं गया है। तो जाटों का शिफ्ट होकर उनके पास जाना और ओबीसी वोट बैंक का भी हिस्सा शिफ्ट होकर कांग्रेस के पास जाना, और जिस तरीके से सिरसा आरक्षित सीट थी वहां से कांग्रेस जीत जाती वहां से, तो उस हिसाब से तंवर को लाकर भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है, वहां पे सुनीता दुग्गल का टिकट काटती है, तंवर को टिकट देती है, उसके बाद तंवर वहां हार जाते हैं, और वहां से जिस तरह से कुमारी शैलजा जीत जाती है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी वोटर तो छिटक ही रहे, जाट तो गए हैं, ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बहुत मजबूती से अपने साथ खड़ा किया था। अब देखिए 2014 में कांग्रेस की 2 सीटें थी, 2019 में 1 सीट मिली थी, और इस बार 5 सीटें अगर वहां जीत जाती, 50% सीटें ले जाती है। और विधानसभा में अगर आप बढ़त देखेगो
तो 48 सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है और तुरंत अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये चिंता का विषय है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन विधानसभा में होना नहीं है, तय हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को पूरा चुनाव अपने दम पर लड़ना है। अब खट्टर साहब आपके मुख्यमंत्री नहीं है, आपने सैनी को बनाया, लेकिन सैनी अभी ओबीसी के नेता के रूप में अपने आपको स्थापित नहीं कर पाए। भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है, अभी भी वहां पर वो अपने एक छवि नहीं छोड़ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जिस तरीके से हुड्डा को वहां पे समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और हरियाणा में जिस तरीके से किसानों की नाराजगी रही है, मुझे लग रहा है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और सरकार ये मान के चल रही है और अमित शाह को भी ये मानकर चल रहे हैं कि हरियाणा बहुत मुश्किल है, और इसलिए अमित शाह वहां गए थे और लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना सैनी सरकार ने, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ओबीसी के लिया है, उतना किसी ने नहीं किया है। मुझे लग रहा है वो किसी भी तरीके से ओबीसी को बचाना चाहते हैं। सर, वो कहीं भी नहीं समझा पा रहे, ना वो झारखंड में समझा पा रहे, ना वो हरियाणा में समझा पा रहे, ना वो उत्तर प्रदेश में समझा पा रहे। विजय जी, ये नॉन जाट अलायंस आखिर क्यों हिल गया, क्या कारण है? वो बहुत सारे कारण उसमें रहे हैं। एक तो पहले जैसे जाट का जो झगड़ा था, उससे नाराजगी जाट वाली तो हुई, फिर नॉन जाट में और ओबीसी में जो था, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद भी नायब सिंह कोई ओबीसी लीडर के तौर पर वहां पर निकल कर आए हों, वो कहीं पर नजर नहीं आया। और इसलिए वो मुख्यमंत्री बनकर भी ओबीसी वोट को इंटैक्ट रख पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रख पाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि दीवार पर पढ़ लीजिए, दीवार पर लिखा हुआ है। अमित शाह साहब ने भी दीवार पर पढ़ लिया, लेकिन वो पढ़ा हुए को नहीं बोल रहे। पढ़ तो वो रहे हैं, साफ उसमें दिखाई दे गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या हुआ है। उससे पहले जेजेपी जिस तरह से छोड़कर गई है, तो दीवार पर लिखा हुआ अमित शाह साहब को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपके लिए दूसरा पढ़ रहे हैं। उनकी एंजाइटी बता रही है कि वहां उनको समझ में आ रहा है कि ये बड़ी मुश्किल में है और हरियाणा को निकाल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बड़ी मजबूत तरीके से वहां आ रही है। जेजेपी का नुकसान उनको हुआ है, जाटों का जो नुकसान हुआ है, हालांकि वो किरण चौधरी को और इनको लेकर आगे, लेकिन उससे कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा। ओबीसी का वोट क्या वो इंटैक्ट कर सकते हैं? आप समझिए, हरियाणा की एक इमेज बनी हुई है कि वो जाट स्टेट है जी, लेकिन वहां पर 35% ओबीसी है, 25% जाट है। हाँ बिल्कुल। तो 35 और उसके अलावा जो अपर कास्ट और जो वोट उनके पास है, नॉन जाट वोट, वो बीजेपी के साथ है, तो उस हिसाब से तो उनके पास होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पा रहा समीकरण। और मुझे लगता है अमित शाह साहब जब कल महेंद्रगढ़ में थे, तो वो हरियाणा की दीवार पे क्या लिखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उन्होंने पढ़ लिया है। इसीलिए ये जो है, आप हर्षवर्धन जी ने शुरुआत में बोला था ना, गुस्सा लिटरली डांट लगा रहे थे, वो उनकी एंग्जाइटी भी हो सकती है, जैसे आगे। हालांकि मैं एक लाइन कह दूं, मुझे मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े समझदार रणनीतिकार लोग हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना समझदारी भरा निर्णय नहीं था, ये मेरा मानना है। उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला, नुकसान जो होगा वो तो हो ही रहा है।